नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को 11वीं क्लास का पहला चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में कुछ बताएंगे कि सेट होता क्या है, सेट का डिफिनीशन क्या होता है। सेट पहला एक्सरसाइज हम लोगों का है 1.1, जिसमें आप लोगों को सेट के बारे में पढ़ना है। सेट के बारे में पढ़ना है। तो सेट का मतलब क्या होता है। सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। तो सबसे पहले सेट के डिफिनीशन के बारे में समझते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called set। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह, कलेक्शन माने संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब, यानी अगर आपको 10 व्यक्तियों का रिकॉर्ड लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, या 10 व्यक्तियों के नाम को लिखने के लिए आपको अगर बोल दिया जाएगा, तो आप क्या करिएगा? 10 व्यक्तियों के नाम को या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिएगा, या तो उन 10 व्यक्तियों के अगर एज के बारे में आपको पता है कि किसका क्या एज है, अकॉर्डिंग टू एज भी नाम को क्या करिएगा? सजाकर लिख लीजिएगा। जैसे आपको सिर्फ ए लिखना है, जिसमें 10 व्यक्तियों के नाम को सजा के लिखना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्णमाला के अनुसार सजा के लिख देते हैं। वो भी क्या हो गया? आपका सुपरिभाषित कलेक्शन हो गया, वस्तुओं का कलेक्शन हो गया। जैसे पहला अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर क्या होता है? ए होता है। तो ए पर जो नाम है, जैसे आपका नाम हो गया अनिल हो गया, अशोक हो गया, अमृत हो गया, यानी ए वाला जितना नाम है पहले लिख देंगे। फिर बी पर मान लीजिए कि अगर आपका कोई नाम है, बी से अगर मान लीजिए कि वैभव है, से विकास है, विकास, अगर सी पर कोई नाम है तो चंद्र, जैसे चंद्रन, चंद्र प्रकाश, चंद्र
प्रकाश, ऐसे नाम है, उसको क्या करेंगे, सी वाले नाम को बी के नाम, बी का नाम अगर खत्म हो गया, बी लेटर पर जो नाम है खत्म हो गया तो सी वाला को लिख देंगे, फिर डी वाला नाम को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। डी वाला मान लीजिए कि दिनेश है, दिव्यांश है, दिव्यांश, दीपक है, यानी 10 व्यक्ति का नाम लिखना है, 3 3 6 3 का 9, और एक मान लीजिए कि एक जय को मान लीजिए कि नाम है, जय प्रकाश नाम है, जय प्रकाश। तो इस प्रकार से आप क्या किए, 10 व्यक्तियों के नाम को सुपरिभाषित रूप में सजा दिए, यानी आपने 10 व्यक्तियों के नाम को सजाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों का सहारा आप क्रम वाइज वे में ले लिए। तो जो सेट पर आप ऑब्टेन किए वे क्या, इन 10 व्यक्तियों के का जो सुपरिभाषित कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू एज भी अगर आप इन 10 व्यक्तियों के कलेक्शन में अगर एज का यूज भी अगर आप कर लेते हैं कि सबसे उम्र में छोटा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में भी आप लिख देते हैं, तो उस केस में भी 10 व्यक्तियों के कलेक्शन को सुपरिभाषित कलेक्शन माना जाएगा, वेल डिफाइंड माना जाएगा और उसको सेट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। और सेट में हम लोग कुछ संकेतों का यूज करते हैं, जैसे अगर आपको कैपिटल एन लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आपको पहले से पता है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं क्या होती है, प्रकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होता है। यानी एन अगर आपको लिखा गया है तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर आपको लिखा रहेगा जेड, यानी सेट ऑफ क्या इसको बोलेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। जेड का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, पूर्णांकों का समुच्चय। जेड का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। और पूर्णांक के बारे में आपको पहले से पता है कि पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, जिसको इंटीजर के रूप में कंसीडर किया जाता है। यानी इंटीजर के अंदर आपको कौन कौन सी संख्याएं आती है, नेगेटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आता है और जीरो आता है। यानी
जेड का मतलब आप समझ गए, जेड लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे, कैपिटल जेड लिखा रहेगा तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि सेट ऑफ इंटीजर के बारे में हमको सोचना है, सेट ऑफ इंटीजर के बारे में। अगर आपको आर लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब आप पता है क्या होता है, रियल नंबर का मतलब कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है। वास्तविक नंबर में आपको नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाता है, परिमेय संख्या भी आ जाती है, और अपरिमेय संख्याएं भी रियल नंबर के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर आपको Q लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग, Q का मतलब क्या समझेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, जहां पर P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या होता है, P बाई Q के रूप में जो संख्या हो, और P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो, और Q का मान जो है 0 के बराबर न हो, तब उस केस में P बाई Q के फर्म की संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अदरवाइज उसे परिमेय संख्या के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब तक P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर 1 न प्राप्त हो जाए और Q का मान 0 के बराबर न हो, तो उस केस में P बाई Q के फर्म की संख्याओं को परिमेय संख्या के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कि अगर कोई आपको बोलेगा कि 4/5 क्या है, तो हम सीधे क्या बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 और 5 के बीच कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि 4 और 5 को केवल 1 ही कटा सकता है, दूसरा नंबर दोनों को नहीं कटा सकता है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 4 और 5 को डिवाइड पूरी तरह से डिवाइड कर सके। तो उस केस में 4 और 5 नॉमिनेटर यानी Q का मान यहाँ पर क्या है, 5 है, इसलिए 4/5 के रूप की इस संख्या को हम क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या है।